लगभग कितने क्वेश्चन किए बेटा? सर एक बार कर पाए थे। ये कितने किए थे? हाँ संडे को। सर ए और ए पार्ट किया था, पर मेरा मंडे संडे को एक टेस्ट था, तो मैं उस वीक में उसकी तैयारी कर रही थी। और होमवर्क करने का मैंने मंडे को ही पूछा था, और टेस्ट के बाद फिर से तबीयत खराब हुई, नहीं कर पाई इसको। ठीक है, तो चलो फिर अभी हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन तुमने किए, जरा मैं स्क्रीन पर लेके आता हूँ वो क्वेश्चन, है ना? तो कौन कौन से क्वेश्चन का? कहाँ गए क्वेश्चन? एक मिनट, जरा फाइल कहाँ चली गई जो मैंने अभी। ये आ गई। तो इसमें ए पार्ट के शुरू की चीज करते हैं। तो हम ए पर आते हैं अभी। ये तो एग्जाम्पल आ गए। सेक्शन ए में कहाँ तक किया था? जानवी, तुमने कौन से क्वेश्चन किए इसके? फर्स्ट हो गया था। इस, ये भी सारा किया। अच्छा, तो इसके आंसर भी दिए थे ना मैंने तुमको? सर आंसर लास्ट में पूछा। हाँ, तो तुमने आंसर तो देखे होंगे उसके, कौन से सही हैं कौन से गलत, है ना? तो A1 है, विच वन आउट ऑफ फोर फंडामेंटल फोर्सेज इज द वीकेस्ट फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एंड ए डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। तो सबसे ग्रेविटेशनल इज द वीकेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं लूं, ए ब्लॉक एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बी ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन। एक ब्लॉक है और वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? ए ब्लॉक ए एक्सर्ट फोर्स ऑन बी ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। इसका आंसर बेटा, हाँ, डायरेक्शन अपोजिट, एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, है ना? अच्छा, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं इस वाले क्वेश्चन में, तो इसके एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेस बनाएंगे हम? सर इसमें दो नॉर्मल फोर्सेस होंगे और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। एक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा और एक ऊपर होगा नॉर्मल, है ना? दूसरा नॉर्मल कहाँ से आएगा? सर वॉल की दूसरी साइड। ये वाला? यस सर, ये नहीं होगा इसमें। ये इसलिए नहीं होगा, देखो इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। ये फोर्स इसलिए नहीं होगा कि ये जो, यार मैं नजर क्यों नहीं आ रहा हूं इसमें? मुझे गायब क्यों कर दिया गया है? हाँ, अब मैं नजर आया। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो यहां पर कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, है ना? कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है इस वाले पॉइंट पर, तो अगर यहां से नॉर्मल रिएक्शन एन डैश लगेगा, तो इस वाले फोर्स की वजह से तो ये बॉडी राइट साइड में मूव कर जाएगी, रेस्ट में रहेगी ही नहीं।
लेकिन ये रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये एन डैश नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। और हमको ये देखने में अभी भले लग रहा हो, बट एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये कांटेक्ट में नहीं है। अगर हम एक माइक्रोस्कोप लेके और फिर देखेंगे तो इनके एटम्स या मॉलिक्यूलर लेवल पे ये कांटेक्ट में नहीं होगा। और रीजनिंग क्या देंगे हम, कांटेक्ट में क्यों नहीं है भाई, रीजन क्या है उसका रीजन ये है कि अगर ये कांटेक्ट में होता, नहीं अगर कांटेक्ट में होता तो उसके फोर्स की वजह से ये राइट साइड में मूव कर जाएगा, और मूव करने के बाद ये अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं, अभी हम और समझाएंगे। एक ब्लॉक है मास m1 का, दूसरा ब्लॉक मास m2 का है, और दोनों हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे हुए हैं। इन दोनों को हमने कहाँ रखा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक है, अब बताओ m1 की वजह से m2, अच्छा फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स 0 है, तो m1 की वजह से m2 पर और m2 की वजह से m1 पर, मतलब इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगी क्या? यस सर। नहीं होगी बेटा, इसमें सेम लॉजिक है, इसलिए नहीं होगी नॉर्मल रिएक्शन कि भाई m1 और m2 अगर कांटेक्ट में होंगे तो m1 ने नॉर्मल कहाँ लगाया होगा m2 पर, किस डायरेक्शन में, राइट। हाँ, तो इस पे फोर्स इसने राइट लगाया होगा, जिसको धक्का दिया ये दूर हो गया इससे, इसने इस पे लगाया होगा ये दूर हो गया, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये कांटेक्ट में नहीं होंगे। आवाज साफ नहीं आई बेटा, दोबारा बोलो। दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे ना, वो ऐसा नहीं हो सकता है, मत बोलो, वो इक्वल और अपोजिट ही होगा। अगर दोनों ने लगाया होता तो वो इक्वल और अपोजिट ही होता, लेकिन एक नॉर्मल m1 की वजह से m2 पर लगेगा, m2 की वजह से m1 पर लगेगा, वो सेम बॉडी पर तो लगते ही नहीं है। तो अगर तुमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया m2 का, और m2 के फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन शो किया राइट साइड में, तो फिर इस वाले फोर्स से हुआ क्या, इस वाले फोर्स से तो m2 मूव कर जाएगा ना राइट में, और मूव करके दोनों एक दूसरे से दूर दूर होके बैठ गए होंगे। ठीक है, मान्य समझ में आया कि नहीं है? यस सर। तो ये कांटेक्ट फोर्स, तो अगर हम माइक्रोस्कोप, तुमने माइक्रोस्कोप देखा है? यस सर। कहाँ देखा है? हाँ, मम्मा के पास होगा ना माइक्रोस्कोप तो। यस सर, फिर सर मेरे पास छोटा सा था तो वो वाला देखा। तो वो जो, साइंटिफिक नहीं। हाँ कोई बात नहीं, तो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखेंगे ना, मैं फिर थोड़ा इसमें डायग्राम बनाता हूँ, उसमें उतना क्लियर नहीं बना होगा। ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, और फिर मैंने एक दूसरा ब्लॉक बना दिया यहाँ पर। हमको अभी दिख रहा है कि ये दोनों ब्लॉक कैसे हैं, अलग अलग हैं। अगर मैंने इनको सटा के रख दिया बिल्कुल, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो हमको प्रैक्टिकली ऐसा लगता है, कॉमन बातचीत की भाषा में हम बात करें या लेमैन लैंग्वेज में बात करें, तो ऐसा लगेगा कि ये आपस में कांटेक्ट में है। लेकिन अगर इस वाले ब्लॉक ने इस पर फोर्स लगाया होगा तो ये दूर हो गया, और इसने इस पर लगाया होगा तो बस दोनों दूर दूर हो गए। जैसे एक बेंच पे दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और दोनों के सोल्जर आपस में टकरा रहे हैं जोर से, तो उन्होंने क्या किया, बस थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो गए। तो दूर से देखने में तो क्या लग रहा है कि दोनों साथ साथ में टच कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाएगा तो कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर कांटेक्ट फोर्स लगता है इस वाले ब्लॉक पर, तो ये ब्लॉक तो सेपरेट होकर दूर चला जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो अब आते हैं हम, हाँ बोलो क्या। अगर मान लो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर हमने इसको रख दिया, ऐसे रख देते यहाँ दूर, तो ये मूव करेगा क्यों, कौन सा फोर्स लग रहा है जो इसको मूव कराएगा? नहीं, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर लेकिन तब भी मूव कराने के लिए तो कोई फोर्स चाहिए ना, इसे मूव कराने के लिए तो किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट है।
अगर तुमको ये लग रहा है राइट साइड में मूव करना चाहिए, लेकिन राइट साइड में तो कोई फोर्स तो होना चाहिए, बगैर फोर्स की बॉडी नहीं मूव करेगी, फ्रिक्शन हो चाहे ना हो। जैसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, सिंगल ब्लॉक, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो रीजन फॉर द ब्लॉक टू मूव, उसे मूव करने के लिए कोई वजह नहीं है। ठीक है, अपने आप फिर तो हमारा दुनिया में सारे काम बड़े आसान हो जाते। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस हम कोई बना लेते फिर तो बॉडी अपने आप चलने लगती। या मान लो फ्री स्पेस में हमने, या मान लो हमने हवा में बॉडी को लटका दिया, किसी तरह से लेविटेट कर दिया, मैग्नेट से ऊपर किसी चीज पे कर दिया, फिर तो अपने आप ही चलना शुरू कर दे, तो अपने आप नहीं चलेगी बॉडी। अगर वो एक्सेलरेट होगी, फोर्स रिक्वायर्ड, बगैर फोर्स के एक्सेलरेट नहीं होगी। नहीं तो न्यूटन क्या करेगा बेचारा, उसने क्या कहा था, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब तक नेट फोर्स नहीं आएगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड ऑन ग्राउंड इज पुल्ड बाय ए स्ट्रिंग अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स, ड्रॉ फ्री बॉडी। पार्ट टू समझ नहीं आता, अक्षर रिएक्शन पे। तो पार्ट 1 तुम मुझे समझाओ, फिर मैं पार्ट 2 तुम्हें समझाऊंगा। समझाओ जरा पार्ट 1। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ना बेटा। तो ये 1 kg Yes, sir. का, हाँ, कौन कौन से फोर्स बनाए? सर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। क्यों लगेगा नॉर्मल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में? सर क्योंकि नीचे एनर्जी लगेगा 10 न्यूटन का। नहीं, नीचे mg लगेगा ये एक अलग बात है। mg तो कौन लगाता है? सर और तो अर्थ ब्लॉक कांटेक्ट में हो चाहे ना हो, अर्थ तो अपना काम करेगी। mg की वैल्यू कितनी है यहाँ? तो 10 न्यूटन। नहीं, mg की वैल्यू मास, हाँ ठीक है, 1 × 10, तो ये 10 न्यूटन है। जानवी तुमने क्या बनाया था इसमें फर्स्ट पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम? 10 न्यूटन, और क्या बनाया? सर नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन। देखो तुमको मैं मान्या बोलूंगा तब जवाब देना है ना, दोनों का नाम जानवी है मुझे ठीक है, हाँ जानवी तुम बताओ। हाँ, एक ये टेंशन फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन का, और कोई फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन? क्यों नहीं होगा कांटेक्ट? ठीक है, इसी पर हम बात कर लेते हैं। अब जरा थोड़ा सा इधर आके बात कर लेते हैं। तो ये ब्लॉक हम हटा देते हैं यहां से, और इस ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगाया। ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, कितना? टेंशन फोर्स है T = इसको लिख देता हूं मैं 8 न्यूटन का। मास इसका है 1 kg का। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। कौन कौन से फोर्सेस बनाएंगे? एक फोर्स तो मैं ही बना देता हूं तुम्हारे लिए, और वो है mg, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और कौन कौन से फोर्सेस होंगे बताओ? तो टेंशन फोर्स कितना? 8 न्यूटन। mg कितना? 10 न्यूटन। और टेंशन फोर्स कितना? फिर 8 न्यूटन दिया। 8 न्यूटन। और कोई फोर्स बनेगा? सर नॉर्मल बनेगा। नहीं, तुमको बताना है, ये तुम्हें पूछना नहीं है अभी हाँ बताओ, नॉर्मल बनेगा कि नहीं? सर बनेगा, क्योंकि जो बॉक्स है वो स्टेबल है ना। हाँ, वो रेस्ट में, एक्सलेटेड नहीं है। जानवी तुम बताओ, नॉर्मल बनेगा कि नहीं? बनेगा, वही मुझे लग रहा था, मुझे क्लियर नहीं हुआ। 2 न्यूटन का बनेगा ना। हाँ, इसमें एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा हमको 2 न्यूटन का। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि ये ब्लॉक तो एक्सेलरेटेड नहीं है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा 10 न्यूटन का। उसमें से 10 न्यूटन में से 8 न्यूटन तो उससे बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन बाकी कहाँ से आएंगे, बैलेंस होंगे? तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा 2 न्यूटन का। ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n। ठीक है,
अब पिछले वाले क्वेश्चन पर आते हैं हम। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा 10 न्यूटन का, और ऊपर टेंशन कितना लग रहा था इस पर 10 न्यूटन। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन 0, इस पे नॉर्मल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन तो क्या हुआ, जब बैलेंस हो गए तो यहां पर ये ब्लॉक ग्राउंड को पुश नहीं कर रहा है नीचे, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है इसके बीच में, नॉर्मल नहीं आएगा। समझ आया मान्या? अच्छा, अब अगर मान लो ये जो टेंशन फोर्स है इसकी वैल्यू में चेंज करके कर देता हूं 14 न्यूटन। अब क्या होगा? अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स बना लेंगे हम 10 न्यूटन, और ऊपर टेंशन कितना 14 न्यूटन। अब नॉर्मल कहाँ लगेगा? कौन लगाएगा नॉर्मल इस पर नीचे? स्ट्रिंग ने तो टेंशन लगाना था, उसने तो लगा दिया टेंशन, वो नॉर्मल थोड़ी लगाएगी। अर्थ ने तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना था, उसने लगा दिया। बॉक्स अपने आप पे फोर्स लगा लेगा। नहीं, नॉर्मल फोर्स कौन लगा? नॉर्मल इज ए कांटेक्ट फोर्स, कहीं कांटेक्ट होगा तब लगेगा ना बच्चों। तो कांटेक्ट कहां पर है जिससे नॉर्मल लगे? अरे स्ट्रिंग से तो टेंशन लग गया इस पर। स्ट्रिंग दो दो, अर्थ ने तो ये लगा दिया, अर्थ ने तो ये लगाया है mg, ये स्ट्रिंग का फोर्स लग गया। स्ट्रिंग दो दो फोर्स थोड़े लगाएगी। हाँ, अब ये ग्राउंड पे नहीं रुका रहेगा, नाउ इट विल एक्सेलरेट। और क्या ही क्वेश्चन लिखेंगे हम? हाँ 14 वेरी गुड, 14 माइनस 10 इक्वल टू मास कितना 1 और एक्सेलरेशन a। तो a इक्वल टू कितना जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हमने टेंशन 14 न्यूटन लगा दिया, नाउ दिस ब्लॉक विल एक्सेलरेट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ ये? समझ में आया कि नहीं? तो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं भाई एक एक क्वेश्चन का मुझे पता होता है कि तुम लोग कहाँ गलती करोगे। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसका? ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या हो रहा था? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ऑफ मास। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, अच्छा सेकंड पार्ट। हाँ, अगर बेटा तुमको याद हो तो इसके बारे में हमने सबसे पहले बात की थी। ये जो ब्लॉक, इस पर जो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का ग्रेविटेशनल, और ये किसने लगाया? अर्थ ने। ये किस पर फोर्स लगाएगा? ऊपर 10 न्यूटन अर्थ पर। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। और जो टेंशन था स्ट्रिंग, नहीं टेंशन भी तो है ना, अभी बना रहे हैं, रुक जाओ। ये स्ट्रिंग बनाते हैं, थोड़ी स्ट्रिंग जैसी दिखे वो, ये स्ट्रिंग है। तो ब्लॉक पर एक टेंशन लग रहा था, और जो स्ट्रिंग बनाई ना हमने, एक फोर्स स्ट्रिंग पर भी लग रहा होगा। स्ट्रिंग पर किससे लग रहा होगा? ब्लॉक से नीचे टेंशन T इधर। ये टेंशन स्ट्रिंग पर कहां से लग रहा है? स्ट्रिंग पर कौन लगा रहा है नीचे टेंशन? ब्लॉक। और यहां पर टेंशन स्ट्रिंग ने लगाया है ब्लॉक पर। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है ये दोनों। मान्या इसमें गड़बड़ हो गई, तुमको समझ में नहीं आ रहा है ये? स्ट्रिंग वाला पार्ट समझ नहीं आया। स्ट्रिंग ने अर्थ को पुल किया, स्ट्रिंग ने एक मिनट, हाँ स्ट्रिंग ने ब्लॉक को पुल किया ऊपर T, तो मतलब स्ट्रिंग ने ब्लॉक को मारा। जैसे ब्लॉक ने दोबारा स्ट्रिंग को पुल किया, तो फिर ब्लॉक स्ट्रिंग को मारेगा। तो तुम मार पिटाई की बात समझती हो बेटा? चलो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा कर रहे थे हम? 6। हाँ, 6 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है? रुको जरा, 6 क्वेश्चन को मैं वहीं लेके आता हूँ। ये ले आए हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहां पर। अब इसमें क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम उन्होंने किसका बनवाया था हमसे? स्मॉल एम का, कैपिटल किस किस का? सर दोनों एम का। दोनों एम का, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं दोनों एम का फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले बनाते हैं हम छोटे वाले एम का। तो ये छोटा वाला एम है, मैं इसी में बना रहा हूँ, है ना, थोड़ी, जिससे कि थोड़ी क्लैरिटी रहे। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड, स्मॉल एम जी। सर टेंशन हाँ, टेंशन, हाँ, किस डायरेक्शन में आएगा ये टेंशन? सर अपवर्ड्स। अपवर्ड मत बोलो बेटा, मैंने बताया इसको बोला करो अप द इंक्लाइन प्लेन, ये जो डायरेक्शन है। और जब ये वर्टिकली अपवर्ड बोला करेंगे इसको, इधर वाले को डाउन द इंक्लाइन प्लेन, इसको अप द इंक्लाइन प्लेन। तो ये टेंशन बना दिया हमने अप द इंक्लाइन प्लेन। और कोई फोर्स? यस सर। सर नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन बाय कैपिटल एम। तो ये नॉर्मल रिएक्शन बना दिया, इसको लिखा हमने N1। एनी अदर फोर्स? बस दो ही, ये 3 ही फोर्स हैं और कोई फोर्स नहीं है इस पर। यस सर। सर क्योंकि वो जो टेंशन है वो स्ट्रिंग के ऊपर लग रही है, छोटे ब्लॉक से। हाँ, अब कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, कैपिटल एम जी, ठीक है। और कौन सा फोर्स होगा इस पर? सर इस पे नॉर्मल रिएक्शन बाय। नॉर्मल रिएक्शन बाय दी वेज, उसकी डायरेक्शन क्या लेंगे? अप द इंक्लाइन प्लेन। मतलब इधर नो सर। सर डाउन द इंक्लाइन प्लेन। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। यस सर। इसको लिखें हम क्या, N1 लिखें कि N2 लिखें, या क्या लिखें इसको? N2। N2। हाँ इसका ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, वेरी गुड, ये तुमने सही जवाब। जानवी, तुमको समझ में आया ये? N1 भी लग रहा है ना। अब इसमें ये बताओ कि ये वाला N1 और इस पर लगने वाला N1, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? यस सर। यस, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, दोनों डिफरेंट बॉडीज पर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। क्या ये N1 N2 एक्शन रिएक्शन है? नहीं है, ये तो हो नहीं सकते क्योंकि ये एक ही बॉडी पर लग रहे हैं। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। अभी इसमें एक फोर्स और मिसिंग है, टेंशन। तो एक फोर्स टेंशन यही बनेगा क्या इस पर? ठीक है। अब मैं इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, हालांकि शायद क्वेश्चन में नहीं पूछा होगा। पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स बनाऊं, बताओ। दो टेंशन। यस सर। किस डायरेक्शन में? सर अप द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन प्लेन, दोनों टेंशन। सर डाउन कैसे? तुम स्ट्रिंग को पकड़ो, तुम यहाँ गड़बड़ करती हो बेटा। कहीं स्ट्रिंग को पकड़ के पुली को पुल करो, ऐसे पुल करोगी कि ऐसे करोगी? सर और इससे भी पकड़ के हम कहाँ पुल कर सकते हैं? इधर। नीचे। हाँ, जानवी, इसमें और कोई फोर्स है क्या पुली पर? अगर केवल यही 2 फोर्स लग रहे हैं फिर तो पुली यहाँ पर स्टेबल रहेगी नहीं। और कोई फोर्स नहीं, पुली मासलेस है। जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए पुली, हम मासलेस ही मान के चलेंगे, पुली में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लेंगे। और कोई फोर्स? देखो बच्चों, ऐसे हाँ, तुमको ऐसे सोचना चाहिए कि ये जो 2 टेंशन है ना, दोनों टेंशन इधर लग रहे हैं। अगर और अप द इंक्लाइन प्लेन अगर कोई फोर्स नहीं हुआ फिर तो पुली यहां से उखड़ के इधर आ जाएगी ना नीचे। कौन लगाएगा?
सर वो एम और दोनों एम। दोनों एम के हाथ तो है नहीं बेटा कि यहाँ से पकड़ के उन्होंने यहाँ पे हाथ बढ़ा के पुली पे फोर्स लगा दिया। कांटेक्ट में तो है ही नहीं, वो यहाँ से ऐसे फोर्स पकड़ के थोड़े लगा सकते हैं कि एक ने भी इतना सर इसने। सर नहीं तो स्ट्रिंग का तो फोर्स टेंशन हो गया। सर, वो जो वेज है ट्रायंगुलर वो। वेज, ये यहाँ से यहाँ तक की वेज, ये वेज तो कांटेक्ट में नहीं है पुली के। हाँ, नाउ यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। हाँ, कौन लगाएगा? जो वेज और पुली को। हाँ, यहाँ से ये रॉड मान लो, हिंज मान लो, वट एवर यू से, इससे फोर्स लगेगा यहाँ से, है ना? किस डायरेक्शन में लगेगा बताओ? हाँ, अब इसके बारे में हम बता सकते हैं कि ये जो फोर्स लगेगा ना यहाँ से, इससे, ये वाला जो फोर्स मान लो एफ है, तो ये हमने अप द इंक्लाइन प्लेन ही क्यों लिया? बिकॉज दिस फोर्स हैज टू बैलेंस दीज टू फोर्सेस। और इस एफ की वैल्यू कितनी है? 2t। इस फोर्स की वैल्यू होगी 2t के बराबर। हालांकि कौन? ये यहाँ पे एक्सल होगा ना बेटा इसका, जैसे कि व्हील होता है, ये साइकिल का व्हील होता है, बाइसिकल का व्हील्स, उसमें एक्सल होता है ना, बीच में डंडी डली होती है। वैसे ही एक्सल तो इस पर भी होगा ना, ऐसा ही एक एक्सल होगा इस तरह का, और पुली ऐसी होगी इसमें इस तरह से, तो इससे फोर्स लगेगा। नहीं समझ आया? ये एक्सल होगा ना यहाँ पर बीच में कहीं, और यहाँ से रॉड जा रही होगी, इस वाले पार्ट में ऐसे रॉड होगी, उससे फोर्स लगेगा। ठीक है? तुमने अब तो खैर नजर नहीं दिया, गांव में जैसे लोग उससे कुएं से पानी खींचते हैं, उसमें बकेट डाल देते हैं रूप से बांध के नीचे, फिर उसको खींचते हैं ऊपर, तो पुली घूम रही होती है। तो वो पुली नीचे क्यों नहीं जाती है? क्योंकि वो जो रॉड लगी हुई है जिसपे पुली रोटेट कर रही होती है, उसकी वजह से फोर्स लगता है, और वो पुली नीचे नहीं गिरती है। ठीक है? चलो, तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। इसमें और भी कुछ पूछा था क्या? सर क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब इनको, ये वाला जो पार्ट है ना, जैसे इसमें एक चीज मेंशन नहीं है, इसमें सारी चीजें ये रेस्ट में है कि मूव कर रही हैं? पुली आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, तो पुली तो मासलेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए कि इस वाले केस में तो ये रेस्ट में नहीं रह सकता, ये मूव कर रहा होगा, और ये जो ट्राइंगुलर ब्लॉक है ना, ये भी मूव करेगा। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, और मैं ए वाला तो तुमसे हो गया होगा ना? यस सर। इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेंगे, कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा कोई भी इसमें। और अब मैं बनाता हूं इस पर, बी वाला पार्ट उठाते हैं, और इस पार्ट को उठा के हम लाते हैं यहां पर। अब हम इन दोनों ब्लॉक की बात करेंगे। अगर हम M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, अच्छा, M2 और ग्राउंड के बीच में भी फ्रिक्शन नहीं है। अब हम तो ना थोड़ी देर इस पर डिस्कशन करेंगे। अगर M2 के और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो बताओ क्या M2 भी मूव करेगा? व्हेन दिस ब्लॉक मूव्स, अगर M1 एक्सेलरेट होगा, M1 अगर एक्सेलरेट होगा तो क्या तो M2 कहाँ एक्सेलरेट होगा, किस डायरेक्शन में? राइट साइड। जानवी? किस डायरेक्शन में? ठीक है, तो M2 राइट साइड मूव करेगा। ठीक है, अब हमको ये तो हमने बताया हमारे सिक्स्थ सेंस से कि ये मूव करेगा, है ना, हमारा इंट्यूशन कह रहा था राइट साइड जाएगा। अब लॉजिक से बताओ किस फोर्स की वजह से ये राइट साइड जाएगा? वो कौन सा फोर्स है जिसको राइट साइड मूव करा रहा है?
सर जो फोर्स M2 इसमें एग्जर्ट करेगा वो किस, M1 सॉरी हाँ तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं इनके फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स बनेंगे ये देख लेते हैं। एक ये ब्लॉक ले लिया हमने, और एक और, ये तो बैज है खैर, एक और ब्लॉक का इस पर M1, उसको भी बना लेते हैं। वो ये हो गया, यहाँ रख लिया, दोनों को अलग अलग रख लेते हैं। और फिर हम बनाते हैं इस पर फोर्स क्या लग रहा है। एक ब्लॉक ये है। चलो, तो पहले किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगी जानवी? नहीं, M2 का बनाओ यार। M1 में कुछ ज्यादा है नहीं बनाने को। सबसे पहला फोर्स तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर देता हूं, FBD का ग्रेविटेशनल फोर्स M2G नीचे लग रहा होगा। अब बताओ बाकी। नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है उस पर? हाँ, किस डायरेक्शन में बनाएंगे इसको? पर नहीं, M1 नहीं, परपेंडिकुलर। M1 की तो कोई डायरेक्शन थोड़ी है। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रही हो। ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, इसके परपेंडिकुलर बनेगा। अब इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा या नीचे आएगा? हाँ, परपेंडिकुलर आएगा और इधर आएगा। इसको नाम दे दिया, मान लो हमने N1। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? हम्म, किस डायरेक्शन में? हाँ, तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से लगेगा। इसको क्या लिख दें हम? N2 लिख देते हैं। और कोई फोर्स? सरफेस जिस सरफेस पर ये रखा हुआ है वो लगाएगा ना नॉर्मल अपर डायरेक्शन में। जितनी जगह कांटेक्ट होगा उतनी जगह कांटेक्ट फोर्स लगेगा। तो M1 और M2 के बीच में कांटेक्ट है तो एक कांटेक्ट फोर्स यहाँ आएगा। M2 और ग्राउंड के बीच में कांटेक्ट है तो एक ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन आएगा। इसके अलावा और कोई फोर्स है? तो अब बताओ तुम्हें क्या लगता है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस फोर्स की वजह से मूव करेगा? हाँ, तो लेकिन M1 तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। आंसर तुम्हारा ठीक है, उसको और परफेक्ट बनाओ। आंसर तुमने ठीक दिया है, उसको परफेक्ट बनाओ जरा। देखो ऐसा करेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। अब कंपोनेंट करो N1 के। N1 का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, ये कितना होगा? N1 साइन थीटा। एक कंपोनेंट होगा नीचे, N1 कॉस थीटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये किसकी वजह से मूव कर रहा है? N1 साइन थीटा की वजह से। अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना हुआ तो मैं निकालूंगा N1 साइन थीटा इक्वल टू M2 इंटू AX। नेट फोर्स इक्वल, बोलो क्या क्या चीज नहीं आई बताओ। न्यूटन ने क्या कहा था बोलो सेकंड लॉ में? नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं इस पर? M1 N1 साइन थीटा। इस पर एक ही फोर्स लग रहा है और वो है N1 साइन थीटा। ये बना दिया हमने यहाँ, ठीक है, राइट साइड में। तो मैंने लिखा एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में N1 साइन थीटा, और ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो मास कितना है इसका? M2, और एक्सेलरेशन लिखा हमने AX। इससे ये इक्वेशन लिखी। अब बताओ समझ में आया? यस सर।
अच्छा, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन लिखें तो दोनों ही लिख के बताओ जरा क्या इक्वेशन बनेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाला ले लेना, ये x ये y। तो बताओ क्या n1 cos थीटा इक्वल टू माइनस हो गया दोनों। नहीं बेटा सुनो, अभी इक्वल का नहीं करो, तुम इक्वेशन लिखो न्यूटन सेकंड लॉ से नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको ना ऐसे लिखने की आदत डालो, इसको लिखोगे n2 माइनस m2g माइनस n1 cos थीटा इक्वल टू मास कितना है इसका m2 और एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे 0। सर जीरो क्यों? अच्छा मैं इसका आंसर देता हूं, पहले मैं तुमसे पूछ लूं कोई क्वेश्चन। हाँ बताओ, 0 क्यों लिखेंगे? नीचे की तरफ नहीं जा तो ऊपर की तरफ चला जा रहा हो, ऊपर भी नहीं जा रहा। तुम हाँ तुम कोई हाँ, नहीं नहीं तुम ऐसे बोलो, ये इक्वेशन लिख रहे हैं हम किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन नहीं कर हो रहा है, तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए अभी मैं ना तुम्हें ये इक्वेशन पूरी लिखना सिखा रहा हूं कि ये हम इक्वल क्यों कर देते हैं। तुम्हारा मन कर रहा था n2 इक्वल टू m2g प्लस n1 cos थीटा डायरेक्ट लिखने का, है ना। ये मन कर रहा था n2 ऊपर है ये दो नीचे है, हम डायरेक्ट लिखा करेंगे आगे, लेकिन हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि डायरेक्ट क्यों आ रहा है, वो इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन हमने 0 लिखा है, दैट इज व्हाई वी गेट n2 इक्वल टू m2g प्लस n1 cos थीटा। इज दैट क्लियर? ठीक, ऐसे लिखना है। अब m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की इच्छा थी जानवी की, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा डायग्राम बनाने के लिए। आ जाओ तो फिर बना लेते हैं, लेकिन हाँ जानवी बोलो। एक यहाँ लग जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन कौन सा होगा, n1 या n2? ये वाला हाँ ये n1 है। और बताओ, और कोई फोर्स? यस, ओनली 2 फोर्सेस आर एक्टिंग। ठीक है, अगर हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो एक फोर्स ये एंगल होगा थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा m1g साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट बनेगा यहाँ m1g cos थीटा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखूं, इसके लिए मान लो मैंने तुमको कहा कि ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करो, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो वाई डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखोगी बेटा बोलो? m1 minus m1g cos theta is equal to m1 into 0, क्योंकि ये अंदर थोड़ी घुस रहा है इसके, है ना। लेकिन ये ना अभी पूरी तरह सही नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि अभी ये हमने पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ने में अभी काफ़ी टाइम बाकी है। अभी केवल फ्री बॉडी डायग्राम तक ही अपने को रेस्ट्रिक्टेड रखना है। रीज़न ये है कि ये जो ब्लॉक है ना, इसके एक्सेलरेशन 2 तरह से देखे जा सकते हैं। एक एक्सेलरेशन तो देखा जा सकता है किसके रिलेटिव, अगर मान लो ऑब्जर्वर यहां पर बैठा हुआ हो, यहीं बैठा हुआ ऑब्जर्वर, तो अगर ये यहां बैठ के देखेगा तो इसको ब्लॉक कहां जाता हुआ दिखेगा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है तो उस ऑब्जर्वर के लिए ये ब्लॉक इधर भी आ रहा होगा और वेज के साथ साथ इधर भी जा रहा होगा, क्योंकि ये मूव तो वेज के ऊपर कर रहा है, तो वेज राइट में जा रही है, तो ये राइट में भी जा रहा है और वेज के साथ साथ डाउन द इंक्लाइन प्लेन भी आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन वेज के रिलेटिव अलग आएगा, ग्राउंड के रिलेटिव अलग आएगा। अभी हम इसमें नहीं घुसेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इसके एक्सेलरेशन 2 होंगे, ग्राउंड से अलग आएगा, वेज से अलग आएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए इसको हम अभी नहीं करते, इसको आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इसी बात पर अब हम आ जाते हैं अगले सवाल। तो फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाया अब,
सुनो, अब ना फ्री बॉडी डायग्राम से आगे बढ़ते हैं। अब बाकी काम तुम करना, अब मैं थोड़ी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेता हूं जिसमें कुछ और काम करना हो। B4 का बनाए क्या? ये हो गया था कि नहीं? B4 हो गया था कि नहीं? इसमें सबसे नॉर्मल फोर्स निकालने की सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये वाला। तो एक काम करते हैं, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो हम इसको लेके चलते हैं यहां पर, यहां ले आते हैं और इसके फ्री बॉडी डायग्राम को अब हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो। तो अच्छा, इसमें तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होंगी। तो मैं इस स्फीयर का, स्फीयर या सिलेंडर वॉटेवर जो भी है ये, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो हमेशा मैं तुम लोगों की बहुत हेल्प करा करूंगा एक फोर्स बता के कि फ्री बॉडी डायग्राम में एक फोर्स कौन सा बना देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो लो, मैंने एक ग्रेविटेशनल फोर्स बना दिया यहां पर ऐसे, या इसी में बना देते हैं। चलो, यहां पर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बना दिया mg। और बताओ कौन सा फोर्स बनेगा? मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बना दिया यहां, और कौन सा फोर्स आएगा इस पर? एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, दो जगह कांटेक्ट है। तो ए पॉइंट से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो किस डायरेक्शन में आएगी? नॉर्मल रिएक्शन ए की वजह से स्फीयर पर। नॉर्मल रिएक्शन में जो वर्ड नॉर्मल है उसका मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो सरफेस कांटेक्ट में है उनके परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द सरफेस है बेटा। तो ये ऐसे में तो लग ही नहीं सकती है, ना तो अप द इंक्लाइन प्लेन होगी ना डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगी। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होना जरूरी है, जो भी सरफेस कांटेक्ट में उनके परपेंडिकुलर। कहाँ लेना चाहिए इसको, नॉर्मल रिएक्शन को? यहां पर तो परपेंडिकुलर इधर या इधर? डाउनवर्ड्स क्यों लेना चाहिए? इसको इधर लगा रहा है। हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हैं, इस स्फीयर का या इस इंक्लाइन प्लेन का? तो स्फीयर पर फोर्स कौन लगा रहा है? इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन ने फोर्स लगाया ना, तो इंक्लाइन प्लेन इसको पकड़ के खींच थोड़ी रहा है अपनी तरफ। ये स्फीयर ये तो पुश कर रहा है, तो बदले में इंक्लाइन प्लेन कहां फोर्स लगाएगा इस पर? इंक्लाइन प्लेन यहां लगाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा Na। समझ आया? यस सर। और इस नॉर्मल रिएक्शन का इसके सेंटर से पास होना जरूरी है। वाई? क्योंकि अगर कोई भी स्फेरिकल सरफेस है या सिलेंडर है, तुम उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो वो सेंटर से ही होके जाएगी। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर लाइन खींच तो इसको ये सेंटर से ही होके जाना पड़ेगा। और अगर ये सिलेंडर है तो फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इसको कहां से जाना पड़ेगा, उसकी एक्सिस से पास होना पड़ेगा सिलेंडर की। ठीक है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन Na, और बी से जो नॉर्मल होगी वो कहां आएगी? ये है Nb। ठीक है, ये भी सेंटर से पास होगी। जानवी, तुमको समझ में आया? तो एक नॉर्मल रिएक्शन दोबारा बना लेता हूं मैं, ये है Na और एक नॉर्मल रिएक्शन है यहां Nb। अब इसमें Na बड़ा है कि Nb बड़ा है, कौन की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? उस अभी हम चेक करते हैं जरा न्यूटन के सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख के। उसके लिए तो मुझे ये बताओ कि ये एंगल कितना है यहां पर। इस एंगल को मैं लिखता हूं अल्फा, इसको लिखा मैंने बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी?
सर 30 यस 30 डिग्री। और बीटा? सर सर दोनों की वैल्यू 30 और 60 होगी 60 30 पहले सही बोला था तुमने। देखो हम कैसे चेक कर रहे हैं, यहां से देखो ये एंगल कितना है यहाँ पर, सर 90 90 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ना, यहां से ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बना। अच्छा नहीं नहीं 60 ही आएगा, सही बात है। ये जो 60 है ना, ये पूरा एंगल 60 है। इस ट्राइंगल में ये इसका कितना हिस्सा आएगा, ये कितना बनेगा यहाँ पर? हाँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, और ये वर्टिकल लाइन, और ये ऐसा बनेगा। तो ये एंगल कितना हुआ 30, ये है 90, तो ये 60 बचेगा। तो अल्फा और बीटा दोनों कितने होंगे 60। तो अल्फा और बीटा दोनों कितने 60 डिग्री के इक्वल है। अच्छा अगर अगर अल्फा और बीटा 60 है तो ये वाले एंगल कितने हो जाएंगे, ये दोनों? सर ये दोनों तो ये भी 60 और 60 होगी ये भी 60 एंगल होंगे, ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब इसके कंपोनेंट कर दो नॉर्मल रिएक्शन के। मतलब अब देखो जो एंगल हमने बनाए हैं अभी, ये लाइन इधर बना देता हूं मैं, इसको इधर बना देता हूं। तो हमने ये एंगल 60 बनाया, ये 60 बनाया था, तो अब ये भी 60 आ गया यहाँ, और ये भी 60 आ गया। तो अब Na का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट करो जरा। सर बाकी भी 60 और 60 होंगे नहीं नहीं कंपोनेंट कर रहा हूं। Na का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, Na cos 60, और यहां से आएगा Na sin 60। ऐसे ही कंपोनेंट करो अब Nb का, ये है Nb, तो Nb का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, Nb sin 60, और ये होगा Nb cos 60। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो, समेशन एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनाऊं बच्चों, जल्दी बोलते जाओ। Na sin 60 माइनस, प्लस नहीं बेटा डायरेक्शन, अरे ये इधर है राइट में, एक लेफ्ट में, प्लस क्यों कर दोगी, इक्वल टू, अब मास कितना है इसका, सपोज m है, एक्सेलरेशन कितना है 0। तो इससे क्या पता चला हमको, Na इक्वल टू एन भी आ गया इससे, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो, समेशन एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, अब इन दोनों को हम n लिख लेते हैं, Na n भी दोनों को मिला के कितना लिख लिया हमने, n एज्यूम कर लिया। तो n cos 60 प्लस n cos 60, दोनों प्लस आएंगे कि एक माइनस होगा इसमें, हाँ, और माइनस क्या आएगा, mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास m और एक्सेलरेशन 0। सॉल्व करके नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, mg के बराबर 2n cos 60 इक्वल टू mg। cos 60 कितना होता है 1/2 इक्वल टू mg, तो n इक्वल टू mg। तो Na mg के बराबर होगा या nb, सर Na और nb दोनों mg के बराबर होता है हाँ दोनों ही mg के बराबर है ना। ऊपर देखो ये जो है Na और nb दोनों ही किसकी इक्वल है, mg के बराबर है, ठीक है। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम इसके आगे, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, मान्य तुमने किया था क्वेश्चन नंबर 5,
अपनी सेक्शन में क्या था, हम्म। तभी सेक्शन में क्या था, इस सेक्शन की वापस अच्छा, फिर सी किया था। नहीं सर, फिर नहीं कर पाई थी। जानवी तुमने किया था ये 5। नहीं, तुमने करा तो होगा, आंसर आएगा तुमको। अब क्लास करने के बाद लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ बना लिया था, है ना? क्या कहती हो? नहीं किया था? आवाज नहीं आ रही, जोर से तो बोलो। अच्छा, चलो अब क्या नहीं, चलो अभी ट्राई करो। अब इसमें पूछा क्या है, पहले ये देख ले हम। द 50 kg homogeneous smooth sphere rests on the 30-degree incline A and कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्स एट ए एंड बी। तो यानी कि तुम्हें ए और बी पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो उसकी वैल्यू निकालनी है। आंसर किसके टर्म्स में होगा? तुम्हारा मास दिया ही हुआ है, जी को 10 ले लेना। ठीक है, कितने कितने न्यूटन का होगा, इसमें एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकल आएगी। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्वेशन लिखो और सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आता है। ठीक है, करो उसको सॉल्व अपने आप से। अरे क्वेश्चन, अच्छा, हाँ, कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को, अब ठीक है, चलो तो तुम इसको सॉल्व करो, मैं जरा पानी पी के आता हूँ तब तक।
हो गया? जानवी आवाज नहीं आ रही। कोशिश किया है, मुझे नहीं लगा आंसर सही है। अच्छा, मान्या तुम्हारा कहाँ तक पहुंचा? सर मैंने भी कोशिश की है, इसमें कॉस्ट लगेगा ना, कॉस्ट। अच्छा, कैसे किया, मुझे स्टेप्स बताओ जरा। सबसे पहले क्या किया? तो सबसे पहले हमें इसका पेज बताया, फिर ठीक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है ना, सबसे पहले हमने इसका बनाया। हाँ, कौन कौन से फोर्सेस बनाए इस पर? एम जी कितना? 500 तो ये 500 न्यूटन तो एम जी हो गया। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन बताओ, कहाँ कहाँ होगी, क्या कितनी कितनी नॉर्मल रिएक्शन? तो ये होगा सेंटर से जाएंगे ये दोनों। नॉर्मल रिएक्शन एन बी मैं यहाँ बनाऊंगा, और एक ही वजह से कहाँ होगा? ऐसे। ये भी सेंटर से जाएगा। अब करना क्या है, हमको सॉल्व करने के लिए फोर्सेस को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने ये वर्टिकल लाइन खींच ली एक। अब एंगल पता करना जरूरी है, एंगल पता करो। इसमें ये जो एंगल है यहाँ, ये वाला, ये एंगल कितना है? ये 90 है। ये तो 90 है ना? तो अगर मुझे कंपोनेंट करना है तो ये इन एंगल की जरूरत पड़ेगी। मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊं कि एक ये था, और ये टेंजेंट थी इधर, ये एंगल बन रहा था यहाँ 30 डिग्री। तो इस नॉर्मल रिएक्शन Na के मुझे कंपोनेंट करना है। तो कंपोनेंट करने के लिए ना मुझे यहाँ पर एंगल की जरूरत पड़ेगी। ये कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से पता चल जाए, वर्टिकल से पता, मान लो वर्टिकल ही बना लिया हमने, वर्टिकल से पता चल जाए तो कितना एंगल बनेगा? चलो अच्छा, ये डायग्राम छोटा हो गया, और बड़ा बनाते हैं। ये स्फीयर बनाया, ये यहां से ऐसे टेंजेंट थी, और ये उधर था। ये एंगल कितना बना हुआ था? 30 डिग्री बना हुआ था। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रही है, कौन सी? Na। अब Na के अगर मुझे कंपोनेंट करना ना हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, तो मुझे एंगल चाहिए कोई सा, चाहे तो हॉरिजॉन्टल से मिल जाए एंगल, चाहे वर्टिकल से मिल जाए। मतलब या तो ये वाला एंगल मिल जाए, ये कितना बन रहा है, तो भी Na का कंपोनेंट इधर और ऊपर कर देंगे हम। या कौन सा एंगल मिल जाए, इधर वाला एंगल भी मिल जाए तो भी काम हो जाएगा। मतलब अगर मान लो मुझे ये अल्फा मिल जाए तो भी काम हो जाएगा, अगर ये बीटा मिल जाए तो भी काम हो जाएगा। तो कोई कौन सा एंगल निकाल पा रहे हो? दोनों 30 होंगे। हाँ, ये जो एंगल क्वेश्चन में गिवन है यहाँ का, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूं, छोटा सा एंगल जो है ये 30 है, ये 90 डिग्री है। तो ये कितना बचा यहाँ? 60 बचा। तो क्या इससे बीटा निकाल सकते हैं? यस सर, तो बीटा 60 होगा। अल्फा? होगा 60। हाँ, जानवी बताओ अल्फा कितना आएगा? हाँ, लॉजिक ये देखो, ये टेंजेंट है सरफेस पर, और ये है नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का? 90 डिग्री। ये टोटल कितना है? 90 है, उसमें से ये 60 है, तो ये कितना बचा? 30। अब फिर ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये फिर कितना एंगल बनेगा यहाँ पर? 90 डिग्री बन जाएगा। हाँ, अब ये पूरा एंगल बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 90, उसमें से ये 30 है, तो ये बचेगा 60। वो देखने में
छोटा बड़ा मत देखने में, कोई छोटा बड़ा लग रहा है वो ठीक है, लेकिन ये 60 डिग्री एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। तो एन बी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से ही, सॉरी एन ए का जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से ही जो एंगल बन रहा है, मतलब एन ए, और ये एंगल कितना बन रहा है वर्टिकल के साथ इसका 60, ठीक है। ये 60 था ना? नहीं नहीं, ये 60 नहीं था यार, एन ए का ये वाला एंगल 60 नहीं था वर्टिकल। सर 30 था। हाँ, हॉरिजॉन्टल से इसका एन ए का मालूम था, ये वाला तो क्लियर था कि ये वाला एंगल कितना है, ये 60 है ना, ये 60 आ गया था ना, तो ये क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ कंपोनेंट कर दें हम इसका, तो एन ए का इधर कंपोनेंट कितना हो गया, एन ए कॉस 60, और ये बन जाएगा एन ए साइन 60। तो अगर हम इसको देखें तो इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे 500 न्यूटन, और राइट साइड में जो कंपोनेंट है वो है एन ए कॉस 60, वर्टिकल डायरेक्शन में है एन ए साइन 60, और एक नॉर्मल रिएक्शन एन बी लग रही है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, ये है एन बी। और कोई फोर्स है इस पर? 3 फोर्स थे ना कि ग्रेविटेशनल, तो ये लग रहा है 500 न्यूटन वाला। यस सर, वो एन ए साइन 60 ठीक है, अभी देखो ये एंगल क्लियर है कि नहीं इसमें? एन ए कहां पर बनाया था हमने, एन ए, रुक जाओ जरा, अभी ना ये मेरा लैपटॉप थोड़ा थोड़ा हैंग होना शुरू हो गया है, तो मुझे कैमरे वाला चीज में डालनी पड़ेगी। हैंग हो गया है अभी। आवाज आ रही है मेरी? हम्म। ठीक है, अभी सही होने वाला है, रुक जाओ। ठीक, तो इसमें तुमको ये पता करना है ना कि ये क्यों था। तो देखो ये एन ए कितना था यहाँ पर बेटा, ये वाला दिख रहा है इधर, मैं जो लिख रहा हूँ एन ए, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना था, ये 60 डिग्री था, तो इधर कितना होगा, एन ए कॉस 60। जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उसके अलाउंग कंपोनेंट किससे आता है, कॉस से, और उसके परपेंडिकुलर साइन से आता है। तो ये वाला एन ए साइन कॉस 60, और इसका कंपोनेंट अपर डायरेक्शन में कितना हो गया, एन ए साइन 60। क्लियर? ठीक है, अब आगे साइन और कॉस। अच्छा, तुम ये बताओ कि सबसे पहली वाली जो चीज थी कि साइन कहाँ लेते हैं, कॉस कहाँ लेते हैं, वो क्लियर है? नहीं नहीं, भूल गई हो गया तुम वो? नहीं नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इस क्वेश्चन की। हम जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो साइन कहां पर बनाएंगे और कॉस कहां पर बनाएंगे, ये क्लियर था? चलो, जैसे ये बनाते हैं हम इस पर, ये मैंने, अब मैं थोड़ा डायग्राम यहां बना लेता हूं, तुमको और क्लियर आएगा समझ में। जो एंगल दिया था हमको, वो दिया था इंक्लाइन प्लेन के साथ कितना, 30 डिग्री दिया था। ये लाइन बना ली हमने,
ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री बनाएगी। तो इसका एंगल बनाते हैं। अपने पास टेक्नोलॉजिकली बड़ी एडवांस चीज़ है ना, हम तुरंत बना देंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। जो इसका कलर बदल देते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्मल रिएक्शन थी वो नॉर्मल रिएक्शन बनाते हैं। तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही थी इधर ऐसे जा रही थी ये नॉर्मल रिएक्शन दिख नहीं रही होगी, तो इसलिए इसका कलर हम करते हैं हम चेंज। जानवी, तुमको दिख रहा था साफ, मतलब समझ में आ रहा था साइन कॉस के नहीं? हाँ, लेकिन अगर नहीं आया ना तो पूछ लेना चाहिए, जिस तरह से इसने पूछ लिया है ना। तो अब इसको मैं बनाऊंगा जरा डॉटेड लाइन के साथ में। ये है नॉर्मल रिएक्शन एक। दूसरी नॉर्मल रिएक्शन हम बनाएंगे, वो थी यहां पर। मान्य, इस वाली नॉर्मल रिएक्शन का नाम क्या रखा था आपने? NB। हाँ, तो अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। ये था NB, ये था NA, और यहां पर हमने बनाया था वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में MG। ठीक है। अब हमको चाहिए था एंगल, और इसमें जो एंगल गिवन थे उसमें ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री है ये एंगल। इसको मैं और आगे बढ़ाता हूं तो समझने के लिए। इस वाली लाइन को, नॉर्मल रिएक्शन की जो लाइन है, और आगे बढ़ा देते हैं तो अब ये ट्राइंगल जैसा दिखने लगेगा साफ। तो ये था 30, तो ये कितना हो गया यहाँ? 60। ठीक है। अब हम एक लाइन और खींचते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अब मैं एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन बनाता हूँ इधर। इस बार यहाँ बना लेते हैं ऐसे। अब भाई ये कैसे कलर में सही दिखेगी? ब्लैक बनाएंगे तो नहीं दिख रही है, वाइट कर देते हैं तो ही दिखती है। इसको और थिक कर देते हैं, और इसको भी हम डॉटेड लाइन कर देते हैं, जिससे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींच दिया। ठीक है। अब हम ये वाला एंगल बता सकते हैं क्या? ये कितना है इधर? ये एंगल तो देखो 90 डिग्री था इधर, ये एंगल 90 डिग्री बना हुआ है ना? ये कितना है इधर? 60। तो ये भी कितना है? 60 है। मान्या, कितना है? 60। तो बेटा अब देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन ये है ना यहाँ पर NA, तो NA का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? यहाँ कितना आएगा? ये इधर कंपोनेंट करो, पूरा बोलो NA cos 60, और वर्टिकल NA sin 60, और NB लग रहा है लेफ्ट साइड में। तो अब इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं ना? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं? दो। एक फोर्स तो ये वाला है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक ये वाला है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखेंगे हम? बोलो। NA cos 60 माइनस NB इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी यहां से NA और NB में रिलेशन आ गया, NB इक्वल टू NA/2 हो गया ये, या NA इज इक्वल टू 2NB।
जो भी याद रखना चाहो ऐसे लिख लिया हमने, एन ए इक्वल टू 2NB के बराबर है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो। अच्छा, एक नॉर्मल रिएक्शन छूट गई है अभी हमसे, सुनो, एक नॉर्मल छूट गया है कि नहीं, कि नहीं छूटा है? क्या एन बी, मान्य तुम्हारी आवाज ना स्लो आ रही है बहुत। हाँ, एन बी क्या? अच्छा, ये एन ए इक्वल टू 2NB नहीं आ रहा है? यस सर। कॉस 60 कितना होगा बेटा? हाफ। तो बस सॉल्व करो ना। सर एन ए कॉस 60 माइनस, अच्छा सर समझ आता है बस। ठीक है, तो अब वर्टिकल हमने एक नॉर्मल छूट गया है, एक और नॉर्मल कहां से लगेगा? सर एक और नॉर्मल कहां से आएगा? सर वो जो स्फीयर का वो नीचे वाली सरफेस पे कॉन्टैक्ट नहीं था नीचे कांटेक्ट? नहीं सर, सर नहीं था। अच्छा ठीक है, तो सही है। अच्छा हाँ, मैं डायग्राम में भूल गया उसका, तो नीचे अगर कांटेक्ट नहीं था तो जो ये वाली जो लाइन है ना इसकी, इस लाइन को मैं थोड़ा केवल रेफरेंस के लिए लिया है मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाई है ना, इसको भी मैं डॉटेड कर देता हूँ, तो बस ये ऐसा हो गया। चलो अब वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से? वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है? एन ए साइन 60 माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू 0। तो यहां से एन ए साइन 60 इक्वल टू एम जी आया। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो स्क्रीन दूसरी दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ये हाँ। तो एन ए साइन 60 माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू 0 आया, और एन ए साइन 60 कितना हो गया? एम जी के बराबर। तो यहां से एन ए कितना हो जाए? एन ए इंटू साइन 60 √3/2, एम जी कितना था? 500 था। तो एन ए इक्वल टू कितना हुआ? 1000 बाई, और एन बी कितना आएगा? भी आएगा 500/3। 500/√3। अब बताओ समझ में आ गया ये कंपोनेंट कैसे किए थे? तो अगर हम इतना डायग्राम शानदार ना बनाते तो फिर कैसे समझती तुम, ये बताओ। तो डायग्राम प्रैक्टिस तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा तुमको ना, जो डायग्राम है वो वाले, वो डायग्राम अपने को थोड़े बहुत इधर उधर है ना, तब भी अपने को आना चाहिए उनको, है ना। चलो अब आते हैं हम कौन से वाले क्वेश्चन पर, अब आते हैं हम, अच्छा ये तो मैंने ही तुमसे पूछा था। हम्म, अब मैं कौन सा क्वेश्चन B6? नहीं B6 अभी नहीं करेंगे, B6 में तुम लोग मेहनत करना, और वो तुमसे ना सॉल्व करने में बता दे रहा हूँ दिक्कत आएगी तुमको, इतनी आसानी से होगा नहीं वो, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा परेशान होना, और परेशान होके लगाना दिमाग कैसे, तो हो सकता है हो भी जाए, ऐसा भी नहीं है कि होगा ही नहीं, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में। अच्छा मैंने तुमको दिया कहाँ तक था होमवर्क करने के लिए? अच्छा C1 हो गया क्या? ठीक है, और सी के बाकी में मैंने C2 और C1 एक मिनट C2 पढ़ लूं मैं, क्या हो रहा है इसमें? A 1 meter long massless string fixed with a wall is pulled horizontally by applying a force of magnitude 10 Newton. Calculate. हाँ चलो इसको सॉल्व करो।
C2 में तो पुली वगैरह कुछ नहीं है। C2 में तो पुली नहीं है ना? क्या डाउट है? सर हम्म ये मासलेस स्ट्रिंग है तो ये तीनों पार्ट्स में सेम होगा। मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन है। हाँ, मासलेस स्ट्रिंग अगर है तो टेंशन हर पॉइंट पर कैसा होता है? सेम होता है। सर क्वेश्चन नहीं लिखा। अभी देखिएगा बेटा, 1 मिनट रुकना जरा। अब यस सर। अब देखो, क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ, इसके लिए ना पेपर पेन का भी वैसे यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो ऐसे ही बना सकते हैं। मान लो ये मैंने एक वॉल बना ली, यहाँ पर ये है वॉल, ठीक है, और एक 1 मीटर लॉन्ग मासलेस स्ट्रिंग है। ये मासलेस स्ट्रिंग बना ली हमने। हम फोर्स कितना लगा रहे हैं? यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं हम 10 न्यूटन का, ठीक है। टेंशन एट ए पॉइंट 5 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल, तो ये डिस्टेंस है 0.5 मीटर, यानी कि मिड पॉइंट पे पूछा है उन्होंने, ठीक है। यस सर। तो अब देखो, अगर मैं इस स्ट्रिंग में देखूं तो हर पॉइंट पर ही टेंशन कितना होगा? इसमें 10 न्यूटन होगा, क्योंकि ये मासलेस है। सर ए और बी पार्ट का आंसर 10 हाँ, सी क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन दी रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट मतलब वॉल, वो भी 10 ही आएगा, क्योंकि जितना फोर्स स्ट्रिंग वॉल पे लगाएगी, जितना फोर्स स्ट्रिंग ने वॉल पे लगाया होगा, ठीक है, उतना ही फोर्स, ये जितना फोर्स स्ट्रिंग ने वॉल पे लगाया होगा इधर, उतना ही फोर्स वॉल स्ट्रिंग पे लगाएगी। ऐसे अगर मैं वॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता वॉल का, तो वॉल पर टेंशन कहाँ बनेगा? इधर। और अगर मैं स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो स्ट्रिंग पर एक फोर्स लगेगा टी, किसकी वजह से? किसकी वजह से लगेगा एक फोर्स टी? यहां पर वॉल की वजह से, और यहां पर जो कोई पकड़ के खींच रहा है उसकी वजह से 10 न्यूटन होंगे। ये दोनों ही 10 न्यूटन, क्योंकि मासलेस है इधर से, ठीक है। वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर C3 पर। इसमें भी मासलेस स्ट्रिंग है ना? जब तक उसमें कहा नहीं जाए कि मास है, तब तक स्ट्रिंग को मासलेस नहीं, इसमें तो मास है। नहीं सर नहीं। अरे है यार, देखो ये क्या लिखा है, स्ट्रिंग ऑफ। तो क्या करें इसमें भाई? ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ मास 1 kg। तो मास स्ट्रिंग में भी 1 kg है और ब्लॉक में भी 1 kg है। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है सबसे लोएस्ट पॉइंट पर, यहां। तो यहां पर टेंशन क्रिएट कर कौन रहा है इस पर? नहीं, ब्लॉक के वेट की वजह से टेंशन है ना यहाँ। यहाँ पर टेंशन की वजह क्या है?
ब्लॉक का वेट। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स बनाया मैंने, ग्रेविटेशनल, कितना हुआ 10 न्यूटन, और ऊपर स्ट्रिंग ने जो फोर्स लगाया होगा उसको मैंने लिख लिया T1। ठीक है, अब T1 बड़ा है कि 10 न्यूटन बड़ा है? सर थोड़ी इक्वल क्यों है, रीजन बताओ। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर मैंने न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखी तो T1 माइनस 10 इक्वल टू 1 इंटू 0 लिखूंगा तो T1 इक्वल टू 10 आएगा। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब मैं आ जाता हूँ मिड पॉइंट पर, यहाँ स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग का जो मिड पॉइंट है ना, ये वाला, इस पर टेंशन किसकी वजह से, जो इसके नीचे लटका हुआ है। कौन कौन लटका हुआ है इसके नीचे? इसके नीचे वन, और ये स्ट्रिंग का जो मास है, ये भी इसको, ये नीचे, तो नीचे वाले हिस्से का मास कितना है? हाँ, तो हम एक इमेजिन कर लेंगे कि यहाँ पर ब्लॉक है जिसका मास कितना है 1.5 kg, और यहाँ पर ये ब्लॉक यहाँ पर इमेजिन कर लिया आपने, है ना, मिड पॉइंट पर। तो अब नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, 15 न्यूटन, mg 15 हो गया, और ऊपर टेंशन मान लिया मैंने ये मिड पॉइंट पर T2 है। तो इक्वेशन कितनी हुई, T2 माइनस 15 इक्वल टू 1.5 इंटू 0, तो T2 इक्वल टू 15 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, और क्या पूछा है इसमें? द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मिड पॉइंट हो गया, और कहाँ था, सपोर्ट ऑन द स्ट्रिंग। तो यानी कि ये वाला यहां से पूछा है, तो ये तो बगैर कैलकुलेशन के बता सकते हो कितना होगा। यस, 20 न्यूटन, क्योंकि दोनों का मिला के जो वेट है वो 20 न्यूटन हो गया। तो सपोर्ट सर जो फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन है। ठीक है, तो ये तो है आसान। और इस देखो, इसमें जहां पर भी ये पेन जैसा बना होता है ना इसका मतलब ये क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है। तो इसमें क्या पूछा है, C4 में, ये ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय ए लाइट स्ट्रिंग, ए सेकंड ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg सस्पेंडेड, फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स। यार ये तो पेपर पेन की जरूरत नहीं, स्ट्रिंग में मास है कि नहीं? लाइट स्ट्रिंग का मतलब मास नहीं है। तो ये टेंशन T2 किसके वेट की वजह से क्रिएट हो रहा है? तो टेंशन T2 क्रिएट हो रहा है 0.2 नीचे की वजह से, है ना। तो T2 कितना हो जाएगा? यस। T1 किसकी वजह से आ रहा है? यस, दोनों के कंबाइंड वेट की वजह से। तो इसका आंसर T1 इक्वल टू 5 न्यूटन हो गया है। तो बहुत ही आसान था। अब क्या करें हम, C5 तक का मैंने तुमको काम दिया था करने के लिए। तो C5 तो जाह्नवी ने कहा था कि कर लिया है उसने। क्यों जाह्नवी, C5 कर लिया था? तो इसको जरा मुझे डायग्राम लेके आना पड़ेगा दूसरी जगह पर, वहां साफ साफ डायग्राम बनाएंगे हम। तो इसको मैं ले आया हूं यहां पर। अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द टेंशन T1 T2 T3 T4 T5, और F की वैल्यू भी पूछी है। इन सब के आंसर हमें किसकी टर्म्स में देना है, M की टर्म्स में देना है, मास। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो ब्लॉक M का। तो ब्लॉक M का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाए तो कौन कौन से फोर्स होंगे उसमें मान्या? किस डायरेक्शन में T5? वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड जाह्नवी, इस स्ट्रिंग को पकड़ के हम ब्लॉक को कहां पुल कर सकते हैं, ऊपर। अगर टेंशन भी नीचे लग गया, M1 mg भी नीचे लग गया, फिर तो ब्लॉक नीचे चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं रहेगा। और इसमें ब्लॉक क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम में है कि रुका हुआ है कि नहीं? रुका हुआ है। इसमें दिया हुआ है ए मास M इज हेल्ड इन प्लेस बाय अप्लाइंग फोर्स F, सो ब्लॉक इज केप्ट एट दी, कहां है ब्लॉक, उसकी पोजीशन पर ही है। ठीक है, ठीक। तो अब इसमें तो T5 इक्वल टू mg। अब इसका पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। कौन सी वाली पुली का, मैं उसी के बगल में बना देता हूं, यहां पर ये लो।
इस पर टेंशन T5 कहाँ लग रहा होगा? नीचे। और T2 कहाँ लग रहा होगा? ऊपर। T3 ऊपर। दोनों ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि इसको पकड़ के, इस स्ट्रिंग को पकड़ के ऊपर खींच सकते हैं पुली को, इससे भी पकड़ के ऊपर पुल कर सकते हैं। इससे एक रिलेशन आ जाएगा दोनों टेंशन, तीनों टेंशन के बीच में। पुली तो मासलेस है, तो नेट फोर्स इस पर 0 होगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी? T2 0। तो यहां से T2 प्लस T3 इक्वल टू T5 ये आ जाएगा, है ना। तो T5 की वैल्यू 10 है। M कितना दिया है? मास दिया था क्या इसमें? नहीं सर, सर मास नहीं है। तो फिर उसमें तुमने 10 क्यों बोला? सर 10G 10M क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स 10 होगी। अच्छा चलो, नहीं नहीं, इसमें G की वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, हम ना G की टर्म्स में आंसर रख देंगे। G नोन क्वांटिटी होती है, अननोन नहीं होती है ना। तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया T2 प्लस T3, ठीक है, इक्वल टू mg लिख देते हैं इसको। ये हो गया। हाँ, और बताओ अब क्या करें? अब तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। अच्छा, इस वाले पॉइंट का, जहां पर फोर्स लगाया है ना हमने F, या बड़ी वाली पुली का FBD बनाना है। अच्छा, स्ट्रिंग में मास था कि नहीं था? सर नहीं था। तो फिर T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 होगा। ये समझ में आया कि नहीं? तीनों में कैसा होना चाहिए? टेंशन सेम होना चाहिए। तो T2 प्लस T3 किसके बराबर? T2 और T3 सर तो नहीं समझ रहा। ये जो स्ट्रिंग है ना, देखो एक सिंगल स्ट्रिंग है ये पूरी, यहां से लेके यहां से यहां तक। तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T1 T3 T2 ये सेम होंगे। मान्य? सर किस स्ट्रिंग है? हाँ, इसमें नहीं होगा सेम, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग नहीं है, ये तो यहां से कनेक्टेड है, इधर से, ये डिफरेंट पीस है। ठीक है। यस सर, इनकी वैल्यू होगी mg/2। हाँ, तो अब इसमें ये वैल्यू हो जाएगी T2 और T3। T2 इक्वल टू T3, रुक जाओ मैं सामने से हट जाता हूं जरा। T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू, सॉरी, mg, सही है, mg/2 हो जाएगा। ये समझ में आया जानवी? T2 प्लस T3 mg, ये दोनों इक्वल हैं, तो T2 प्लस इक्वल टू T3 इक्वल टू mg/2। और ये T1 के बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो T1 भी आ गया, T2 भी आ गया, T3 भी आ गया। और T4 कितना है? उसके लिए बड़ी वाली पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो इस पर एक टेंशन, सर T1 T2 T3 और T4 भी तो सेम पोजीशन में होगा। ये T1, एक यहां से टेंशन लग रहा होगा इसमें, ये कौन सा था? T2 था। और यहां से कौन सा लग रहा है? T3 लग रहा है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ, क्या बोल रही थी मान्या, बताओ दोबारा। तो T4 से 3 mg/2 होगा। हाँ, लेकिन तुम बताओ, तुम कुछ और बोल रही थी अभी कि ये T4 भी तो इसी के बराबर होगा, ऐसा कुछ। यस सर। सर मुझे एक बार लगा कि वो नहीं, हाँ, सेम क्यों नहीं, इसमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। देखो, ये वाली जो स्ट्रिंग है यहाँ पर इसको अटैच किया गया होगा ना, बांधेंगे ना यहाँ पर। अगर ये सीधी निकल जाएगी तो फिर पुली किससे बंधेगी? तो यहाँ से इसको बांध दिया और फिर यहाँ से दूसरी स्ट्रिंग से बांधा गया होगा। तो T4 कितना आया? T1 प्लस T2 प्लस T3। तो T4 कितना हो गया? सर 3 mg/2। हाँ, तो ये 3 mg/2 हो जाएगा T4। अब इसका आंसर ना हो सकता है F की टर्म्स में दिया है, कि तुम्हारे पास शीट है, उसका आंसर देखना इसका F की टर्म्स में है, क्योंकि F भी दिख रहा है यहाँ, या mg की टर्म्स में है। मैं भी देखता हूं जरा। ये क्वेश्चन नंबर था C5 एक्सरसाइज 1 का। तो इसका आंसर दिया होगा सर, एफ का भी आंसर दिया होगा। तो वैसे mg की टर्म्स में, पर एफ का आंसर भी mg/2 दिया होगा। हाँ ठीक है, ये mg, तो ये तो हमारे आंसर मैच कर गए। अब F की वैल्यू भी हम निकाल देते हैं अभी।
तो एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर टोटल फोर्स देखो देखो, अब ये मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये एक छोटी सी चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों को, टीचर को नहीं पता होती। तुम क्या करना, जब भी ऐसा चक्कर हो, तुम स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट ले लेना जहां पर एफ लगा हुआ है ना। इधर मान लिया कि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, किसका? इस वाले पॉइंट का। तो इस वाले पॉइंट पर मैं कौन कौन से फोर्स बनाऊंगा बताओ जरा। इसका अगर मैंने एफ बी डी बनाया इस पॉइंट का, तो इस पर कौन से फोर्स बनाऊं? जानवी जोर से बोलो, किस डायरेक्शन में? अपवर्ड्स। तो T2 हो गया अपवर्ड्स, ऊपर पुल कर सकते हैं। मान्य नहीं समझ में आया T2? तो मैं नेटवर्क चला गया था, एक बार रिपीट कर सकते हैं? ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इस स्ट्रिंग का मैंने एक रैंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया यहाँ एफ के ऊपर। तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स होंगे फ्री बॉडी डायग्राम में? ये पॉइंट यहाँ पर है। तो T2 बताया जानवी ने अपवर्ड, और कौन सा होगा? और सर यही होगा क्योंकि सर मास स्ट्रिंग में कोई पकड़ के नीचे भी तो खींच रहा है इसको एफ से, तो एफ भी लग रहा होगा। नहीं आया समझ में? अब न्यूटन सेकेंड लॉ। एक मिनट रुको, तो हम मान्य नहीं समझ में आया ना तुमको ये? सर नहीं आ रहा है। अब इसमें क्या नहीं आया ये मुझे समझाओ, तो मैं तुम्हें समझाऊं। सर मास स्ट्रिंग है ना, तो फिर किसी भी पॉइंट में T2 ऊपर की तरफ होगा और F नीचे की तरफ। नहीं देखो, ऐसा है, एक रोप बनाते हैं हम यहाँ पर। ये रोप है ऐसे, इस पूरी रूप में टेंशन कितना है? T2 है। और नीचे से पकड़ के तुमने इसको अपने हाथ से, इसको मान लो, हाथ तो यार बन नहीं रहा है मेरे, तुम समझ लेना कि ये हाथ है। इसको हाथ से पकड़ के खींचा, तो तुमने हाथ से यहाँ पे कितना फोर्स लगाया इस पर? एफ। सर T2 नहीं, एफ लगाया। तुमने जो फोर्स लगाया उसका नाम कितना? ऐसे हाथ से पकड़ के उसको क्या लिखा है मैंने? एफ। है। अब जिस जगह पर स्ट्रिंग मेरे हाथ में है ना, जैसे ये पकड़ा हुआ है, तो वो हिस्सा जो मेरे हाथ में है, अंदर ग्रिप में है, जो हिस्सा मेरी ग्रिप में है, उस हिस्से का एफबीडी बना रहा हूं मैं, ये मान लो। ठीक है? तो जो चीज मेरे ग्रिप में है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो एक तो मैंने जो फोर्स लगाया वो तो एफ दिखाऊंगा ना मैं उसमें, यस सर। और दूसरा जो टेंशन आ रहा है उस पर वो लग रहा है ऊपर। सर वो स्ट्रिंग मूव नहीं कर रही है। नहीं, मूव कर रही हो तब भी क्या फर्क पड़ता है मूव करने से? अगर मूव कर रही होगी तो क्या हो जाएगा? सर हमारी फोर्स तो वो T2 से ज्यादा है। नहीं होगी ज्यादा। क्यों नहीं होगी? इक्वेशन बोलो, न्यूटन सेकंड लॉ से क्या इक्वेशन लेके हम इसकी? सर F इक्वल टू A। नहीं, इक्वल कैसे? न्यूटन ने सारे फोर्स इक्वल थोड़ी बोले थे। सर F मोर देन M। समेशन एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। यार क्यों भूल जाते हो यार मान्या तो। क्या इक्वेशन लिखेंगे? इक्वेशन बोलो। अरे जीरो तो छोड़ना, लेफ्ट साइड तो बोलो पहले। सर T2 माइनस हाँ, T2 माइनस एफ इक्वल टू, मान्या बोलो क्या लिखूं मैं? सर जीरो, क्योंकि M जीरो होगा तो पूरी नहीं, और इतना स्पेसिफिक याद रखना जो मैं बता रहा हूं, ये तो मैं कोई नहीं बताएगा। मास जीरो लिखेंगे, एक्सेलरेशन हो सकता है हो भी इसमें। यहां पर हमने ए वाई जीरो नहीं लिखा, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो दोनों जीरो हैं, ए वाई भी जीरो है और मास भी जीरो है। लेकिन अगर जैसे तुमने पूछा था कि ये स्ट्रिंग अगर मूव कर रही होगी, इफ स्ट्रिंग इज मूविंग एंड इट हैज एक्सेलरेशन, तब भी नेट फोर्स इस पर जीरो आएगा। क्यों? बिकॉज मास क्योंकि मास जीरो है। एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी नेट फोर्स जीरो होगा मासलेस बॉडी पर। समझ में आया? यस सर। तो T2 इक्वल टू कितना आएगा? F। तो T2 की वैल्यू कितनी है? जानवी तो मेरा जल्दी जल्दी क्यों बोली? कहीं जाना है लगता है तुमको।
mg/2, तो T2 लिख दिया मैंने, F इक्वल टू T2 के बराबर था, तो F इज इक्वल टू भी mg/2 आएगा। तो ये तुमको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ये जो मैंने बताया अभी? यस कितने दिन तक बेटा? तुम वेक्टर में बोल रही हो कंपोनेंट करना कॉस और साइन वाला, 2-3 दिन याद रखना, ठीक है? ओके बोल रही हो? नहीं नहीं, जब तक जेई में सेलेक्ट ना हो तब तक याद रखना पड़ेंगे ये कॉन्सेप्ट सारे। तो ये नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन याद रखा है। इसमें ये जीरो क्यों आया था जानवी? हाँ, देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन जीरो था और मास भी जीरो था, इसलिए दोनों ही जीरो थे तो नेट जीरो आ गया। लेकिन जैसे मान्या बोल रही थी कि अगर टेंशन की और फोर्स अलग अलग हो तब भी नेट फोर्स जीरो आएगा इस पर। अगर इसमें एक्सेलरेशन है स्ट्रिंग में तब भी ये जीरो आएगा नेट फोर्स। क्यों आएगा जीरो? क्योंकि ये मासलेस है। तो मासलेस बॉडी पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है, भले चाहे उसमें एक्सेलरेशन हो चाहे ना हो। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली कोई चीज मासलेस नहीं है, क्योंकि मासलेस बॉडी अगर होगी ना तो देखो क्या समस्या आ जाएगी। जैसे एक हमने बना लिया ये ब्लॉक या कोई बॉल है, इस पर फोर्स लगाया मैंने राइट साइड में 10 न्यूटन, लेफ्ट साइड में फोर्स लगा दिया 3 न्यूटन, और इसका मास कितना है? जीरो है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? तो इसका एक्सेलरेशन थोड़ा सा 8 न्यूटन। नहीं, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम ए लिखो ना, उससे बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका। सर मास इसका जीरो है तो इसका एक्सेलरेशन आएगा जीरो। अच्छा, लेफ्ट साइड में बोलो क्या लिखेंगे हम इक्वेशन? लेफ्ट में क्या लिखूं? सर 8 न्यूटन नहीं, 10 माइनस 3 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हुआ? 7/m। तो ए इक्वल टू 7 बाई मास जीरो, तो कितना आएगा ये? इनफाइनाइट। तो मासलेस बॉडी पर अगर नेट फोर्स एग्जिस्ट कर गया तो वो तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से मूव कर जाएगी, ठीक है? तो हम थियोरेटिकली कहते यही हैं कि नेट फोर्स अगर किसी बॉडी पर जीरो भले ना हो लेकिन मास जीरो है, सॉरी उल्टा बोल दिया, कि अगर किसी बॉडी का मास जीरो है तो उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी का मास जीरो है और इस पर ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर तो वो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से मूव कर जाएगी। तो करने दो, हम मान लेते हैं ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि मास नहीं है। जैसे हम स्ट्रिंग भी लेते हैं क्वेश्चन में तो उनमें मास जीरो होता नहीं है प्रैक्टिकली, तो है ना, लेकिन हम हाइपोथेटिकली तो मानते ही हैं। अभी हम जितने भी सरफेस पढ़ रहे हैं ऑल दी सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ देयर इज नो सरफेस विच इज फ्रिक्शनलेस। तब भी हम क्यों पढ़ रहे हैं ऐसा? कैलकुलेशन इजी करने के लिए। नहीं तो हम पढ़े ही ना, सब कुछ इजी हो जाएगा फिर तो पढ़ ही क्यों रहे अगर इजी करना होता तो क्यों मान रहे? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनको तुमको स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जा रहे हैं कि पहले बगैर फ्रिक्शन वाले तो कर लो, इसमें तो न्यूटन्स लॉ लगाना सीख लो विदाउट फ्रिक्शन, फिर फ्रिक्शन वाले में लगाना, तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें फ्रिक्शन आएगा। अभी सारे क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं है, उसका रीजन ये होता है कि भाई पहले बगैर फ्रिक्शन के तो लॉ लगाना सीख लो न्यूटन के, इसके बाद फ्रिक्शन वाले में लगाएंगे, है ना, ये रीजन होता है। तो अभी जितने भी हैं, अच्छा अब तुम्हारे लिए काम क्या है, जो क्वेश्चन तुम्हारी आइसक्रीम की वजह से तुमने सॉल्व नहीं किए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? और जानवी तुमको भी समझ में आ गया होगा कि तुमने जब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना तो कुछ छोटी छोटी मिस्टेक की होंगी उनमें, आज पता चला होगा कि कहाँ नॉर्मल लेना है कहाँ नहीं लेना है, तो अब उसको परफेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसलिए हमने सारे क्वेश्चन आज सॉल्व भी नहीं किए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर
आगे बढ़ेंगे इससे। Yes. Sir, by the way, जो next class है Wednesday और Thursday, फिर हम classes का timing 7:30 to 9 रख सकते हैं। हाँ ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम इसको रखा करेंगे 7:30 to 9, ठीक है। Yes, sir. So ये time ज़्यादा better रहेगा। हाँ ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कल क्लास हो सकता है रखें हम, क्योंकि या परसों रखें, कब रखें आप क्लास? सर कल रख सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कल ना रखें, क्योंकि तुमको मैं टाइम देना चाहता हूँ थोड़ा ये क्वेश्चन करने के लिए। सर फिर संडे को रख सकते हैं। तो फिर देखो, हाँ संडे को रखेंगे या कल रखेंगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। ठीक है जानवी, तुमको सैटरडे को रख सकते हैं, बस एक बार टाइम बता दीजिए अभी। ठीक है, तो कल अगर होगी तो ना इसी टाइम पे होगी, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे टाइम, ठीक है। यस सर। जानवी तुमने बाकी चीजें छोड़ दी हैं, बैडमिंटन और डिबेट वगैरह वाली चीजें? यस सर, मैंने डिबेट डिबेट खत्म हो गई ना, डिबेट कंपटीशन, ठीक है। तो आप पूरी तरह से इस पे फोकस करो, इस वाली चीज पे, है ना। ठीक है, तो हम या तो कल करेंगे या फिर आगे, कल अगर होगी तो 7:30 पर ही होगी, ठीक है। ओके सर। ओके, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।